नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता अर्थात रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, रेडियो सक्रियता से संबंधित जितने भी प्रश्न अब से पुराने पेपरों में जो आए हैं उनका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो हमारे पास लुसेंट की बुक है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और लुसेंट की बुक से जो हमारे पास रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर जो प्रश्न है अध्याय 3 के अंतर्गत वो पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये की थी हेनरी बेक्वेरेल ने। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता दोस्तों नाभिक का गुण है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। क्या भाग लेता है? दोस्तों, परमाणु का नाभिक भाग लेता है रेडियो सक्रियता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? दोस्तों, ये न्यूट्रॉनों की संख्या के कम होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रेडियोधर्मिता का जो यूनिट है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, ये रेडियोधर्मिता का यूनिट कहलाता है क्यूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? दोस्तों, ये अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? दोस्तों, अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज की है वो की है दोस्तों रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है गामा किरणों की खोज किसने की? दोस्तों, ये भी आपकी रदरफोर्ड ने की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? दोस्तों, हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, ये है दोस्तों अल्फा किरण। अगला प्रश्न है दोस्तों नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? दोस्तों, नाभिक से निकलने वाले जो विकिरण निकलती है उनमें से कौन सी विकिरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? दोस्तों, इसका आंसर है गामा किरण। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास अल्फा किरणें है। अल्फा किरणें है अल्फा किरणें है दोस्तों, इसका आंसर है हीलियम प्लस प्लस आयन। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। दोस्तों, अल्फा किरणों पर जो उपस्थित आवेश होता है वो 2 इकाई धन आवेश होता है, जैसा कि आपने ये अभी हमसे पिछले क्वेश्चन में देखा। अगला है दोस्तों बीटा किरणें बनी होती है। दोस्तों, किसकी बनी होती है बीटा किरणें? ये होती है दोस्तों ऋण आवेशित कणों की। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? 14वां क्वेश्चन है संभारिक यानी कि आइसोबार किसके उत्सर्जन से होता है? आइसोबार। दोस्तों, ये बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक यानी कि आइसोबार का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? दोस्तों, जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है तत्व का वो 1 बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? दोस्तों, ये बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का समरूप जो है वो बीटा कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होता है और बीटा कण भी ऋणावेशित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि? दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, जिस कारण से क्या होता है अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? मैंने बताया ऋणात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों गामा किरणें किससे बनी होती है? दोस्तों, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है और ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था 2015 में। अगला प्रश्न है दोस्तों गामा किरणें क्या होती है? दोस्तों, गामा किरणें जो होती है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? दोस्तों अभी पढ़ा जैसे कि हमने गामा किरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? दोस्तों आयनन क्षमता अलग होती है और वेदन क्षमता अलग होती है, ठीक है। तो आयनन क्षमता जो है दोस्तों वो गामा किरण की कम होती है और वेदन क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? दोस्तों ये होती है अल्फा किरण की। अगला प्रश्न है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के बाद किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? अर्थात जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं फाइनली किस रूप में दिखाई देते हैं? दोस्तों ये शीशे के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? दोस्तों न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो है वो किरण कौन सी है? वो अल्फा किरण है। क्यों? क्योंकि गामा किरण क्या होती है? अधिकतम पारगम्य शक्ति वाली किरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा है? दोस्तों यह है पोलोनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? दोस्तों प्राकृतिक रेडियो सक्रियता हमारा एल्युमिनियम नहीं दर्शाता। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये बोरान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है जर्कोनियम। दोस्तों यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, विघटन नाभिक या रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? दोस्तों ये शीशे से बने पात्र में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों बीटा कण जो होता है संभारिक का निर्माण करता है, जिस वजह से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका आंसर है, परमाणु क्रमांक में 2 परमाणु तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, ठीक है। दोस्तों अगर अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 कम हो जाएंगे और द्रव्यमान में 4 कम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, ये अच्छा प्रश्न है, ये देखिए इसमें जो प्रश्न है ये है कि सोडियम 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? दोस्तों अगर हम एक बीटा किरण की उत्सर्जन करते हैं तो उसमें एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, 11 से 12 हो जाता है। आंसर होगा Mg। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और इसका द्रव्यमान यह है 236, ठीक है। इसकी अभिक्रिया होने के बाद दोस्तों ये किस में बदलता है? परमाणु क्रमांक 87 और 224 में बदलता है। अब मुझे ये बताना है कि कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं। दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों 3 अल्फा कण निकलेंगे और एक बीटा कण निकलेगा, ठीक है दोस्तों। 3 अल्फा कण निकलने का मतलब है 6 तो इसमें परमाणु क्रमांक घट जाएंगे और भैया 4 या 12 इसमें द्रव्यमान घट जाएंगे। अगला है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? दोस्तों ये क्षरण की दर अपरिवर्तित रहेगी, ये नहीं बदलेगी बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर पोलोनियम 234 बनाता है तो इसमें अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन कितना होगा? दोस्तों एक अल्फा कण निकलेगा और एक बीटा कण निकलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? दोस्तों ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होगा, घटाने पर ये हो जाएगा 140 दिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैसे किसकी बात की गई है? देखो रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल यानी कि 1/2, ठीक है, 70 दिन का है। किसके बराबर है? 70 दिन के। वेरी गुड। इन्होंने कहा उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद
0.25 ग्राम रह जाएगा। यानी कि 1 ग्राम हो चाहे 1 किलो हो चाहे 50 किलो हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें क्वालिटी क्या है कि आधा जीवन काल 70 दिन का है, ठीक है। तो 0.25 ग्राम रह जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम का कितना रह गया, 1 बटा कितना रहेगा, 1 ग्राम में से कितना चला गया 25, यानी कि हमारे पास कितना ख़त्म हो गया, 75% ख़त्म हो गया। 75% ख़त्म हो गया तो हमारे पास दिन कितने बचे, 70 तो ये थे हमारे टोटल के, 70 दूनी 140 कर दो, क्योंकि तिहाई है ना, 70 में 70 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। दोस्तों इसका आंसर जो है हमारे पास वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 6 सही 1/4%। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास वो है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों 8 महीने, ठीक है। देखो 3/4 की बात होगी तो उसमें क्या होगा, जो आपका ये अर्ध आयु दी होगी, जैसे वहाँ पे 70 दिन दिया था, ऊपर के क्वेश्चन में 70 दिन दिया था तो उसका डबल हो गया था, यानी कि इसने कहा है 3/4, 3/4 हिस्सा, ठीक है दोस्तों। कितना खत्म हो गया, 3 हिस्सा खत्म हो गया 4 में से, यानी कि कितना बच रहा है 0.25, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, वह प्रणाली क्या कहलाती है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करती है। विघटनाभिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करके इसका निर्धारण किया जाए। दोस्तों इसे कार्बन काल निर्धारण कहते हैं या कार्बन डेटिंग कहते हैं, इसे C14 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो कार्बन निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों ये जीवाश्म की आयु का आकलन करने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया दोस्तों हेनरी बैक्वेरेल ने। किसने किया दोस्तों, हेनरी बैक्वेरेल ने। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, ये है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसका आंसर जो है हमारे पास वो है दोस्तों न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों ये करता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। यानी कि नाभिक में जो होते हैं हाइड्रोजन का टूटना होता है और फिर क्या है ना हीलियम बनता है, विखंडन हो गया, ठीक है। नहीं ये जो नाभिकीय टूटना, ये जो हीलियम होता है ना वो टूटता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका हाइड्रोजन बम के, उसमें नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होगी वो हाइड्रोजन बम में होगी और नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होगी वो परमाणु बम में होगी। अगला क्वेश्चन जो है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिरकोनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर है दोस्तों नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्या होता है। दोस्तों ये नाभिकीय संलयन की क्रिया में बाधा डालता है, जिसे इसे विमंदक के रूप में काम करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, ये बाधा डालता है नाभिकीय संयंत्रों में, जो क्या करते हैं न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करते हैं। अगला है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक या प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। दोस्तों ये भारी जल है, इसका सूत्र होता है D2O, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। दोस्तों रेडियोधर्मिता जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, ये मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों ये करता है आपका
किस सिद्धांत पे काम करता है? ये करता है दोस्तों आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, क्योंकि संलयन अभिक्रिया पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है। अगला है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। दोस्तों ये किया था एडवर्ड टेलर द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति का मापन करने के लिए किया जाता है? दोस्तों रेडियो सोडियम का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है हमारा, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो दोस्तों ये देखिए, अवरोही यानी कि घटते क्रम में कौन सा है दोस्तों? गामा, बीटा और अल्फा क्रम, इसकी भेदन क्षमता होती है। दोस्तों इस तरीके के चैप्टर पाने के लिए हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना और इनकी प्रैक्टिस करना। नमस्कार।